आपका स्वागत है। नमस्कार। और खास तौर पर उन सभी उम्मीदवारों का विशेष स्वागत है जो प्रतियोगी और विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी। पिछली बार हमने मौलिक नियमों यानी फंडामेंटल रूल्स की दुनिया में कह सकते हैं पहला कदम रखा था। हाँ। और FR22 और FR23 के जरिए वेतन निर्धारण मतलब पे फिक्सेशन के आधार को समझा था। बिल्कुल, हमने एक तरह से एक नींव रखी थी और आज हम उसी नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करेंगे। अच्छा। आज हम सरकारी सेवा के सफर में आने वाले अलग-अलग पड़ावों पर वेतन कैसे तय होता है, इसकी गहराई में उतरेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ नियमों को पढ़ना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है उन्हें असल जिंदगी के उदाहरणों से समझना, ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। हाँ। मतलब पहली नियुक्ति से लेकर पदोन्नति और अ शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन स्कीम जैसे जरूरी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। और ये एक काफ़ी बड़ा और कह सकते हैं कि उलझा हुआ विषय हो सकता है, तो हम इसे आराम से समझेंगे। जी हाँ। हो सकता है कि इसके कुछ पहलुओं पर हमें भविष्य में भी बात करनी पड़े। संभव है। चर्चा शुरू करने से पहले हम श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि अगर कोई खास नियम या विषय है जिसे आप और भी विस्तार से समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम एक काल्पनिक सरकारी कर्मचारी की यात्रा के जरिए इन नियमों को समझें। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा। मान लेते हैं हमारे किरदार का नाम है ए और हम ए के करियर के साथ साथ इन नियमों को देखेंगे। ठीक है। तो ए ने लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की और उनकी पहली नियुक्ति हुई। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि पहली नौकरी में सैलरी उस पद के वेतनमान के सबसे निचले स्तर पर, मतलब मिनिमम ऑफ द स्केल पर तय होती है। क्या ए के साथ भी यही होगा? ज्यादातर मामलों में तो यही होता है, लेकिन यहाँ नियम 1.3.1 में एक बहुत दिलचस्प अपवाद है। अच्छा। चूंकि ए की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई है, तो आयोग के पास एक खास अधिकार है। क्या अधिकार? अगर आयोग को लगता है कि ए के पास कोई असाधारण शैक्षिक योग्यता है या उनके पास बहुत खास अनुभव है, तो वो सरकार से सिफारिश कर सकता है कि ए का वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर नहीं, बल्कि उससे ऊपर। जी हाँ, उससे ऊंचे किसी स्तर पर तय किया जाए। वाह, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी का शुरुआती वेतन सीधे कई स्टेज ऊपर तय करवा सकती है। बिल्कुल। ये तो बहुत से उम्मीदवारों को पता ही नहीं होगा। ये तो वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए ए जिस पद पर नियुक्त हुए हैं, उसका वेतनमान 14,300 रुपए से शुरू होता है। ठीक है। लेकिन ए के पास अपने क्षेत्र में कुछ बेहतरीन रिसर्च पेपर्स और शानदार अनुभव है। इसे देखते हुए आयोग सिफारिश करता है कि उनका वेतन न्यूनतम से 5 स्टेज ऊपर तय किया जाए। 5 स्टेज ऊपर। जी। तो इस सिफारिश के आधार पर ए का शुरुआती वेतन 14,300 रुपए की बजाय सीधे 16,350 रुपए पर निर्धारित किया जाएगा। लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये कोई हक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से आयोग की सिफारिश पर निर्भर करता है। अगर आयोग कोई सिफारिश नहीं करता, तो ए का वेतन सामान्य नियम के अनुसार यानी 14,300 रुपए पर ही तय होगा। एकदम सही कहा आपने। ये एक विशेषाधिकार है, सामान्य नियम नहीं। ठीक है। चलिए, अब ए के करियर में कुछ साल आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की और अब उनकी पदोन्नति यानी प्रमोशन का समय आ गया है। हाँ। ये सरकारी सेवा का सबसे आम और महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका जिक्र नियम 1.3.2 में किया गया है। यहाँ मेरा एक सवाल है। उच्च पद या हायर पोस्ट का असल में मतलब क्या है? क्या सिर्फ पद का नाम बदल जाना या एक नए केबिन में शिफ्ट हो जाना ही काफी है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि कई लोग यहीं उलझते हैं। किसी पद को उच्च पद कहलाने के लिए 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। 2 शर्तें? जी। पहली, नए पद पर आपका काम और आपकी जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अच्छा। सिर्फ पद का नाम बदलना काफी नहीं है। और दूसरी शर्त है कि नए पद का वेतनमान यानी पे स्केल पुराने वाले से ऊंचा होना चाहिए। और ये कैसे तय होता है कि वेतनमान ऊंचा है या नहीं? उसके लिए हम उसका न्यूनतम, अधिकतम और उसका कुल फैलाव यानी स्पैन, तीनों चीजों की तुलना करते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए का प्रमोशन इन दोनों शर्तों को पूरा करता है और ये एक उच्च पद पर हुआ है। अब उनके वेतन निर्धारण के लिए क्या विकल्प हैं? नियमित पदोन्नति पर ए को 2 विकल्प मिलते हैं और ये फैसला बहुत सोच समझकर करना होता है। अच्छा। पहला विकल्प है कि पदोन्नति की तारीख से ही नए ऊंचे पद पर अपना वेतन तय करवा लिया जाए। और दूसरा विकल्प? दूसरा विकल्प थोड़ा स्ट्रेटेजिक है। इसमें ए चाहें तो पदोन्नति की तारीख पर वेतन अस्थायी रूप से तय करवाएं। और फिर असल निर्धारण
उस तारीख को करवाएं जब उन्हें अपने पुराने यानी निचले पद पर अगली वार्षिक वेतन वृद्धि यानी एनुअल इंक्रीमेंट मिलनी थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो ए को 1 महीने के भीतर लेना होता है। जी हाँ, किन परिस्थितियों में किसी कर्मचारी के लिए दूसरा विकल्प चुनना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? ये सबसे जरूरी सवाल है। आमतौर पर दूसरा विकल्प तब फायदेमंद होता है जब किसी की पदोन्नति उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख के ठीक कुछ महीने पहले हुई हो। जैसे? मान लीजिए ए की वार्षिक वेतन वृद्धि हर साल 1 जुलाई को होती है और उनकी पदोन्नति 1 अप्रैल को हो जाती है। ठीक है। इस मामले में सिर्फ 3 महीने इंतजार करके वो पहले अपनी पुरानी पोस्ट पर 1 जुलाई को एक इंक्रीमेंट लेंगे और फिर उस बढ़ी हुई सैलरी पर प्रमोशन का फायदा लेंगे। अच्छा, तो ये उन्हें एक बड़ा वित्तीय लाभ देगा। बिल्कुल, अच्छा, तो ये एक तरह से इंतजार का मीठा फल वाला मामला है। कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी की पदोन्नति उसकी वेतन वृद्धि की तारीख के ठीक बाद हुई हो, जैसे 1 अगस्त को, हाँ, तो शायद पहला विकल्प ही बेहतर होगा, क्योंकि अगली वेतन वृद्धि के लिए 11 महीने इंतजार करना समझदारी नहीं होगी। आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसका व्यवहारिक पहलू है। तो चलिए अब इन दोनों विकल्पों में गणना कैसे होती है ये समझते हैं। जरूर। अगर ए पहला विकल्प चुनते हैं तो प्रक्रिया सीधी है। पदोन्नति से ठीक पहले उनका जो मूल वेतन यानी बेसिक पे है उसे लिया जाएगा। ठीक है। फिर उस मूल वेतन में एक वेतन वृद्धि की राशि को जोड़ा जाएगा। 1 मिनट, ये वेतन वृद्धि काल्पनिक है, राइट? हाँ, मतलब ये असल में मिली नहीं, हम बस गणना के लिए इसे जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए इस कुल राशि को नोशनल पे कहते हैं। नोशनल पे। नोशनल यानी काल्पनिक। ये वो काल्पनिक वेतन है जिसे हम सिर्फ गणना के लिए बनाते हैं ताकि ये पता चल सके कि नए पद पर आपका सही वेतन क्या होगा। अच्छा। ये आपको कभी कैश में नहीं मिलता। ये सिर्फ एक सीढ़ी है अगले सही वेतन चरण तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इस नोशनल पे का क्या होता है? एक बार ये काल्पनिक वेतन मिल गया, फिर हम नए ऊंचे पद के वेतनमान की तालिका देखते हैं और उस नोशनल पे से ठीक अगला ऊंचा चरण मतलब अ स्टेज हायर देन द नोशनल पे ढूंढते हैं। और वेतन वहीं तय हो जाता है? जी, ए का वेतन उसी चरण पर निर्धारित कर दिया जाएगा और उनकी अगली वेतन वृद्धि इस निर्धारण की तारीख से ठीक 1 साल बाद मिलेगी। ठीक है, पहला विकल्प तो साफ है, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे विकल्प में ही ज्यादातर लोग उलझते होंगे। हाँ, ऐसा होता है। इसमें 2 बार गणना होती है तो गलती की गुंजाइश भी ज्यादा होगी। क्या आप उस प्रक्रिया को थोड़ा और सरल करके बता सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि आप 2 बार फायदा ले रहे हैं। दूसरे विकल्प में 2 चरण होते हैं। 2 चरण? पहला चरण अस्थायी निर्धारण। 1 अप्रैल यानी पदोन्नति की तारीख पर ए का वेतन नए वेतनमान में सिर्फ उस चरण पर अस्थायी रूप से रख दिया जाएगा जो उनके पुराने मूल वेतन से ठीक ऊपर है। मतलब कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं? जी नहीं, कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। ये बस एक अस्थायी व्यवस्था है। और असली खेल दूसरे चरण में होता है, यानी 1 जुलाई को। जी, दूसरा चरण है पुनः निर्धारण। 1 जुलाई को जब ए की पुरानी पोस्ट पर वेतन वृद्धि की तारीख आती है तो हम पहले ये कल्पना करते हैं कि वो अभी भी पुरानी पोस्ट पर ही हैं और उन्हें एक वेतन वृद्धि देते हैं। अच्छा। इससे उनका एक काल्पनिक बढ़ा हुआ मूल वेतन बन जाता है। अब इस नए काल्पनिक मूल वेतन के आधार पर हम ठीक वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो पहले विकल्प में थी। मतलब इस बढ़े हुए काल्पनिक वेतन में एक और वेतन वृद्धि जोड़कर नोशनल पे बनाते हैं बिल्कुल, और फिर नए वेतनमान में उससे अगला ऊंचा चरण तय कर देते हैं। एकदम सही। समझ गया। यानी आप पहले पुरानी पोस्ट का इंक्रीमेंट लेते हैं और फिर उस बढ़ी हुई सैलरी पर प्रमोशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जी, इसमें थोड़ा इंतजार है, लेकिन फायदा ज्यादा है। बिल्कुल। यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये विकल्प सीधी नियुक्तियों या तदर्थ पदोन्नति पर लागू नहीं होता। अच्छा। हाँ, अगर तदर्थ पदोन्नति बाद में नियमित हो जाती है तो ये विकल्प पिछली तारीख से मिल जाता है। तो ये तो हुई पदोन्नति की बात जहां जिम्मेदारियां और वेतनमान दोनों बढ़ा था। लेकिन सरकारी सेवा में हमेशा ऐसा नहीं होता। नहीं होता। कभी कभी सिर्फ वेतनमान बढ़ता है लेकिन काम वही रहता है। मुझे लगता है इसी को प्लेसमेंट कहते हैं ना? एकदम सही। नियम 1.33 इसी प्लेसमेंट की बात करता है। ये तब होता है जब नियुक्ति ऐसे पद पर हो जो उच्च पद की दोनों शर्तें पूरी नहीं करता। इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब किसी डॉक्टर या इंजीनियर को सेवा के कुछ साल पूरे होने पर अगला ऊंचा वेतनमान दे दिया जाता है, लेकिन उनके काम या जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा, ये एक तरह का वेतनमान अपग्रेडेशन है। जी बिल्कुल।
तो इसके नियम तो प्रमोशन से सरल होने चाहिए। बहुत सरल है। इसमें वेतन निर्धारण की विधि सीधी है। 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक, अगर कर्मचारी का मौजूदा वेतन नए वेतनमान के न्यूनतम से भी कम है, तो वेतन नए वेतनमान के न्यूनतम पर तय हो जाएगा। ठीक है। 2, अगर मौजूदा वेतन वाला ही चरण नए वेतनमान में भी मौजूद है, तो वेतन उसी चरण पर तय होगा और वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख भी नहीं बदलेगी। और तीसरी? 3, अगर मौजूदा वेतन वाला चरण नए वेतनमान में नहीं है, तो वेतन उससे ठीक अगले ऊंचे चरण पर तय होगा और अगली वेतन वृद्धि 1 साल बाद मिलेगी। ये तो काफी सीधा और स्पष्ट है। अब एक और स्थिति पर आते हैं जो नियम 1.3.4 में दी गई है, जो थोड़ी असामान्य है। हाँ, क्या होता है जब कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से निचले पद पर जाना चाहता है, यानी ऑन रिक्वेस्ट रिवर्शन? हाँ, ऐसा कभी-कभी व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से होता है। इस मामले में नियम बहुत साफ है। कर्मचारी का वेतन नए यानी निचले पद के वेतनमान में उसी चरण पर निर्धारित किया जाता है जो वो ऊंचे पद पर पा रहा था। अच्छा, उसी चरण पर। जी, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर ऊंचे पद पर मिलने वाला वेतन निचले पद के वेतनमान के अधिकतम से भी ज्यादा है, तो उसका वेतन निचले पद के अधिकतम पर ही सीमित कर दिया जाएगा। ये तर्क संगत लगता है। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पर आते हैं जिसके बारे में लगभग हर सरकारी कर्मचारी जानना चाहता है। जी, सुनिश्चित करियर प्रगति योजना, यानी अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, एसीपी, जिसका जिक्र नियम 1.4 में है। हाँ, एसीपी। इस योजना का असल मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को ठहराव यानी स्टैग्नेशन से बचाना। स्टैग्नेशन? जी, कई बार ऐसा होता है कि किसी कैडर में पदोन्नति के अवसर बहुत कम होते हैं और कर्मचारी सालों साल एक ही पद पर काम करते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी कर्मचारी उसी वेतनमान में रिटायर न हो जिसमें उसकी भर्ती हुई थी। यह कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। तो ये एक तरह का करियर सेफ्टी नेट है। इसके तहत कर्मचारियों को क्या और कब लाभ मिलते हैं? इसके लाभ सेवा की अवधि पर आधारित हैं। एक ही 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने के बाद उन्हें पदानुक्रम में अगला उच्च वेतनमान दिया जाता है। और वेतन निर्धारण? वेतन निर्धारण प्लेसमेंट के नियमों के अनुसार होता है, यानी उन्हें नए वेतनमान में उनके मौजूदा वेतन से अगला ऊंचा चरण मिलता है। और 8 साल के बाद? 16 साल की सेवा के बाद उन्हें एक प्रवीणता वेतन वृद्धि यानी प्रोफिशिएंसी स्टेप अप मिलती है। ये एक इंक्रीमेंट की तरह है? जी हाँ, ये एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट की तरह है। 24 साल की सेवा के बाद एक और प्रवीणता वेतन वृद्धि मिलती है और आखिर में 32 साल की सेवा के बाद पदानुक्रम में एक और उच्च वेतनमान और अगला उच्च चरण दिया जाता है। ये तो बहुत अच्छी योजना है। लेकिन अब हम अपने किरदार ए की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ लाते हैं। अच्छा, मान लीजिए ए को 8 साल की सेवा के बाद एसीपी का पहला लाभ मिल गया। इसके ठीक 1 साल बाद उनकी नियमित पदोन्नति भी हो जाती है, जिसके वो हकदार थे। अब यहाँ स्थिति थोड़ी जटिल हो गई है। एसीपी का लाभ मिलने के बाद प्रमोशन पर वेतन कैसे निर्धारित होगा? क्या उन्हें प्रमोशन का पूरा फायदा मिलेगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सवाल है। जब एसीपी के तहत पहला लाभ यानी 8 वर्ष पर मिलने के बाद नियमित पदोन्नति होती है, तो वेतन निर्धारण में एक समायोजन यानी एडजस्टमेंट किया जाता है। कैसा एडजस्टमेंट? सामान्य पदोन्नति पर वेतन निर्धारण में एक वेतन वृद्धि का जो लाभ मिलता है, वो यहाँ नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसा ही लाभ उन्हें एसीपी में पहले ही मिल चुका है। उन्हें सिर्फ नए वेतनमान में अगला ऊंचा चरण मिलेगा। सरल शब्दों में, सामान्य पदोन्नति पर मिलने वाले डबल जंप की जगह उन्हें एक सिंगल जंप मिलेगा। अच्छा, तो पहला एसीपी लाभ एक तरह से उनकी आने वाली पदोन्नति के लाभ का, कह सकते हैं, अग्रिम भुगतान जैसा है। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। जो बाद में समायोजित हो जाता है। जी बिल्कुल। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि 16 और 24 साल पर मिलने वाली प्रवीणता वेतन वृद्धि के लाभ स्थायी होते हैं। उन्हें पदोन्नति पर समायोजित नहीं किया जाता। और इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना एक अनिवार्य शर्त है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से नियम 1.5 पर आते हैं, जो प्रोबेशनर्स और अप्रेंटिस के वेतन निर्धारण से जुड़ा है। प्रोबेशनर्स के लिए क्या खास नियम है? ये नियम खास तौर पर उन लोगों पर लागू होता है जो पहले से ही एक स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें किसी दूसरे पद पर प्रोबेशनर के रूप में नियुक्त किया जाता है। अच्छा। ऐसी स्थिति में प्रोबेशन की अवधि के दौरान
उन्हें 2 विकल्पों में से जो भी ज्यादा हो वो मिलेगा। कौन से 2 विकल्प? या तो अपने पुराने स्थायी पद का अनुमानित वेतन, जिसे प्रिजम्पटिव पे कहते हैं, या फिर प्रोबेशनर वाले नए पद का शुरुआती वेतन। और प्रोबेशन की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद प्रोबेशन पूरा होने और स्थायीकरण यानी कॉन्फर्मेशन के बाद उनका वेतन सामान्य नियमों के तहत तय किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक उच्च पद पर पदोन्नति के मामले में होता है। मतलब उन्हें वो दोनों विकल्प भी मिलते हैं? जी हाँ, उन्हें वेतन निर्धारण के वो दोनों विकल्प मिलते हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। समझ गया। और अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं। नियम 1.6 जो वेतनमान के पुनरीक्षण यानी रिवीजन ऑफ पे स्केल की बात करता है। जी। जब किसी पद का वेतनमान ही सरकार द्वारा बदल दिया जाता है, तब क्या होता है? ऐसा अक्सर वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद होता है, जब किसी पद का वेतनमान संशोधित होता है और उसके काम या जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं होता। हाँ, तो उस पद पर काम कर रहे कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प मिलता है कि वह नए संशोधित वेतनमान में कब आना चाहता है। मतलब कर्मचारी के पास यहाँ भी विकल्प है। जी हाँ, वह चाहे तो संशोधन की तारीख से तुरंत नए वेतनमान में आ सकता है, या फिर अपनी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से। या उसके बाद भी? हाँ, या उसके बाद आने वाली किसी वेतन वृद्धि की तारीख से भी नए वेतनमान को चुन सकता है। यह विकल्प उसे अपनी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करके सबसे फायदेमंद तारीख चुनने की आजादी देता है। और वेतन का निर्धारण? वेतन का निर्धारण प्लेसमेंट के नियमों के अनुसार होता है, क्योंकि ये अधिक जिम्मेदारियों वाला पद नहीं माना जाता। तो आज हमने एक करियर के बहाने वेतन निर्धारण से जुड़े लगभग हर महत्वपूर्ण और जटिल पहलू पर विस्तार से बात की। जी। पहली नियुक्ति पर खास सिफारिश से लेकर पदोन्नति के 2 रणनीतिक विकल्प, प्लेसमेंट का सीधा सरल नियम और एसीपी योजना का सेफ्टी नेट, हमने हर पहलू को सरल भाषा में समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे उन सभी श्रोताओं के लिए बहुत मददगार साबित होगी। ये नियम पहली नज़र में जटिल लग सकते हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है। क्या? ये सुनिश्चित करना कि हर सरकारी कर्मचारी का वेतन निष्पक्ष, पारदर्शी और एक व्यवस्थित तरीके से निर्धारित हो, ताकि सेवा के हर पड़ाव पर स्पष्टता बनी रहे और किसी के साथ कोई अन्याय न हो। इस विस्तृत और गहरी चर्चा को इतने धैर्य से सुनने के लिए हम सभी श्रोताओं की सराहना करते हैं और उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, आपका धैर्य प्रशंसनीय है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति और समझाने का ये तरीका उपयोगी लगा, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। जी। और इस तरह की और जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप किसी खास नियम पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जरूर। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।